हेलो एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून। आई होप आप 3 आवर्स की एग्जॉशन के बाद, पैनिक के बाद फाइनली रिलैक्स कर चुके हैं। अब उस रिलैक्सेशन को और ज्यादा रिलैक्सेशन में बदल देते हैं एग्जाम का रिव्यू कर कर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू, बिकॉज इन मंथ्स की, डेज की, नाइट्स की जर्नी को आप ओवर पावर कर चुके हैं। 1-2 दिन खुद के लिए दीजिएगा, रिलैक्स कीजिएगा। और इस पेपर के रिव्यू को आज हम टेकअप करने वाले हैं फर्स्ट हैंडेडली। हम बताना चाहते हैं कि लेटेस्ट हमारी जो वीडियो रही द वेस्टलैंड वोकैबुलरी, उसमें से आपको सेकंड क्वेश्चन ही देखने को मिल गया। हमने जितनी भी यूनिट्स पर, राइट फ्रॉम द स्क्रीनिंग जर्नी टू द सब्जेक्टिव जर्नी, आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन द लास्ट 5 यूनिट्स। आई हैव माई सेल्फ बीन प्रोवाइडिंग नोट्स फॉर लास्ट 5 यूनिट्स। एंटायर पेपर अगर आप उठाकर देखते हैं तो 50 to 60% ऑफ पेपर हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम दोज लास्ट 5 यूनिट्स। I am extremely grateful to say that HPSC has touched upon each and every unit. Each and every unit भी नहीं भाई, कैनोनिकल राइटर कोई भी नहीं छोड़ा है, वो चाहे एलियट हो, शेक्सपियर हो, डन हो, एंड hard times. So I tell you, in this HPSC subject knowledge journey, I have been stressing upon wasteland. I had been stressing upon the second coming. I had been extremely very stressed upon English in India, cultural studies, language and literature. आप देख रहे होंगे मेजर पोर्शन हमारा थ्योरी पर जा रहा है। और एक भी, I am very much proud to say this thing today, that whatever in shortest period of time I had been able to teach you people through this method of YouTube, वो हमें देखने को मिला है। जितना भी सिलेबस हमने कवर किया, each and every subscriber of mine who sat in the exam said the same thing कि मैम आप नॉवल करा दीजिए, ड्रामा करा दीजिए, बट अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में जिन भी नॉवेल्स के नेम मैंने लिए हैं, they were there in the paper। क्यों? नेहा मैम ने कहा था कि प्राइड एंड प्रेजुडिस को विक्टोरियन आइडियल्स से पढ़कर जाना। नेहा मैम ने कहा था कि हार्ड टाइम्स को मत छोड़ करके जाना, और वो सब हमें पेपर में देखने को मिला है। Our video got, the wasteland vocabulary video got immense love. We got call from the students who belong to the universities of Banaras Hindu University to IIT Roorkee, and I feel so much obliged and proud today that I had been able to touch all corners जो पेपर में पूछे गए हैं, उनका मेंशन मैंने अपनी वीडियोस में जरूर से जरूर किया है। क्यों नहीं? मैंने ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा था, स्टाइल पर फोकस किया था, किचन सिंक ड्रामा, भाई पहला क्वेश्चन आ गया डोमेस्टिक का। मैं बार बार कहती रही, एब्सर्ड थिएटर, किचन सिंक ड्रामा, ड्रामेटिक मोनोलॉग, टेक्निक्स को छोड़कर मत जाना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सिलेबस में से आया, हमारे कोर्स में से आया, सेकंड क्वेश्चन भी आया, और जो सारे के सारे लिटरेरी थियरी जो हमने कवर की है, वो ईच वी एक्चुअली इन द मैराथन क्लास वी कुड कवर ओनली 5 लिटरेरी थियरीज, एंड उन्हीं 5 लिटरेरी थियरीज में से क्वेश्चन आया है। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी टुडेज पेपर। बट हाँ, पेपर देखिए लिटरेचर का था तो पेपर लेंदी तो था, लेंदी इन द सेंस आपका पेन रुका नहीं होगा। जहां पर एक तरफ डन पे माइंड चल रहा है, साथ साथ शेक्सपियर पे भी चलाना पड़ रहा है। अगर आप एक और द स्ट्रीट कार पर वर्क कर रहे हैं, साथ के साथ आपको किचन सिंक की टेक्निक, डोमेस्टिक टेक्निक्स पर भी फोकस करना पड़ रहा है, तो पेपर लेंदी था, नो डाउट लेंदी था। ईच एंड एवरी नुक एंड कॉर्नर को मिक्स एंड मैच करके आपको करना था। बट टू टेल यू द ट्रुथ, द पेपर, जो बच्चे पेपर अच्छे से पढ़कर गए थे, जिन्होंने मेरी कही हुई बातों पर ध्यान दिया होगा, तो एक एक क्वेश्चन वही ही आया है जिस पर हम बाय एंड बाय फ्रॉम डे 1 टू लास्ट डे हम फोकस करते रहे हैं। कब तक मैंने इंटरटेक्चुअलिटी नहीं कहा, हमेशा कहा क्वियर थियरी पर क्वेश्चन ही इंटरटेक्चुअल आया कि आपको एक इंटेलेक्चुअल वर्क उठा करके क्वियर थियरी को एक्सप्लेन करना है। मेरा स्पेसिफिक वीडियो रहा है क्वियर थियरी पर, जिस पर स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी थे कि मैम क्या इस वर्क को हम मेंशन कर दें क्वियर थ्योरी के एग्जाम्पल में। मैंने पिन भी किया था एक वर्क को कि आप इस वर्क को, ए रेवती का वर्क था, आप इसे मेंशन कर सकते हैं। तो पेपर
उसी तरीके से ही आया है जिस तरीके से हमने प्रिपेयर किया था। ज्यादा स्ट्रेस उन्होंने माइनर जो लेस कैनोनिकल वर्क्स हैं उन पर स्ट्रेस नहीं दिया है। मैंने लॉन्जाइनस को टेकअप किया था, वो भी हमें देखने को मिला है कि हमें जो क्लासिकल क्रिटिक्स का एनालिसिस से लेकर मॉडर्न क्रिटिक्स तक आना है वो भी देखने को मिला है। विदाउट मच फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट आवर रिव्यू फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। आई एम सो वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैड बीन टीचिंग यू दिस वे, जिस वे से HPSC का पेपर आया है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्कस हाउ ट्वेल्थ नाइट, लुक बैक इन एंगर, अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर रिफ्लेक्ट चेंजिंग कन्वेंशंस ऑफ रोमांटिक एंड डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट। हाउ डू क्लास एंड जेंडर इंटरसेक्ट इन दिस टेक्स्ट। आपको क्या करना था यहाँ पर, आपको किचन सिंक ड्रामा को भी यूज करना था कि हाउ द किचन सिंक ड्रामा, मॉडर्न डिसइल्यूजनमेंट, जो मॉडर्न डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं वो सब कैसे इनकी ग्रोथ को, इनके रिलेशनशिप्स को, इनके जेंडर आइडेंटिटी को, जो स्ट्रीट कार नेम डिजायर में सबसे ज्यादा एविडेंट है, आप उसको टेकअप कर कर एक्सप्लेन करना था। और इनको आपको इन टेक्स्ट को एक इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल की तरह लेना था, अपनी बात को क्लास, जेंडर और किचन एंड डोमेस्टिक बात को खड़ा करने के लिए इन चीजों का एग्जाम्पल आपको देना था। इट वॉज वेरी 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 इजी आंसर। लुक बैक इन एंगर, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ मॉडर्न थिएटर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट रहा है। मैं बार बार अपने वीडियोस में कहती रही हूँ, लुक बैक इन एंगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर को मैं कैनोनिकल राइटर्स में काउंट करती रही। नेक्स्ट क्वेश्चन ने तो मेरा दिल खुश कर दिया भाई। वेस्टलैंड वोकैबुलरी एक सुपर डुपर हिट वीडियो रहा मेरा। थ्रू आउट मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत स्टूडेंट्स ने मुझसे उसके डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी लिए। सो द वेस्टलैंड आपका मॉडर्न डिसइल्यूजनमेंट पर आया है। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन, रिवर थेम्स इज डर्टी, इट इज फुल ऑफ सैंडविचेस, पेपर चेपल्स आर एम्प्टी। कब नहीं कहा मैंने, ये सब ही तो मॉडर्न डिसइल्यूजनमेंट के एग्जाम्पल हैं। सेकेंड कमिंग को मैंने हमेशा बताया कि आप इसको इंटरटेक्सचुअल यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द थिंग्स फॉल अपार्ट, सेंटर कैन नॉट होल्ड, वाइडनिंग एंड वाइडनिंग जायर। सेकेंड कमिंग को मैंने वेस्टलैंड के कनेक्ट से समझाया था। वीडियो जाकर के दोबारा देखिए, मैंने मेंशन किया था कि इन दी वाइल गिविंग द एग्जांपल ऑफ द वेस्टलैंड यू कैन कनेक्ट इट टू WB Yeats, the second coming. Both the poems hold this thing together, the modern disillusionment and chaos। और मॉडर्न डिसइल्यूजनमेंट वर्ड मैं यूज करती नहीं हूँ। थीमेटिक क्वेश्चन था, स्टाइलिस्टिक नहीं था। थीम्स उठानी थी जो मॉडर्न डिसइल्यूजनमेंट को शो करती हैं। सिबिल का कैरेक्टर, टायरेशियस का कैरेक्टर यहाँ पर मेंशन किया जा सकता था। डिसेंटरिंग ऑफ थॉट है, देयर इज नो थॉट दैट इज सेंटर्ड। सेंटरिंग, डिसेंटरिंग, ए सेंटर कैन नॉट होल्ड, ईच एंड एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट। चिनुआ एचेबे ने भी यही जो अपना थिंग्स फॉल अपार्ट का टाइटल है वो ईच से ही लिया है। बहुत अच्छे से समझाया जा सकता था। इट्स वेरी वेरी इजी। थर्ड क्वेश्चन, डिस्कस हाउ द आइडिया ऑफ लव इज एक्सप्लोर्ड डिफरेंटली। डन का लव भाई मेटाफिजिकल है, शेक्सपियर का लव एक एलिजाबेथन रेनेसा वाला लव है जहां पर सोनेट्स के थ्रू लव को एक्सप्रेस किया जाता था। ब्राउनिंग का लव ड्रामेटिक मोनोलॉग है, थोड़ा सा सटायरिक लव है। वेर एज कमाला दास का जो लव दिखाया गया है, अब यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउनिंग के पोम का आप एग्जाम्पल माय लास्ट डचेस का दे सकते थे कि वो अपने वर्क्स में थीम से ज्यादा ध्यान देते हैं टेक्निक पर, और उनकी टेक्निक रहती है ड्रामेटिक मोनोलॉग की। माय लास्ट डचेस जो पोम है उसमें जो ड्यूक का लव है डचेस की तरफ, वो सटायरिक है, कहीं ना कहीं मॉडर्न और विक्टोरियन आइडियल्स को दिखाता है। वेर एज जो कमाला दास है, कमाला दास का जो वर्क है दैट शोकेसेस the need and desire to be loved. She wanted to attain true love. So each and every writer has touched upon, has written about the theme, and they are concerned about love at one point of time. इनकी पोइट्रीज में थीमेटिक कंसर्न में ही लव हमें देखने को मिलता है। कमला दास की पोइट्री का आप एग्जाम्पल दे सकते थे, द फ्रीक्स भी इसका एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बनता है। और उसके बाद डन की जो हमारी पोइट्रीज है, द कैनोनाइजेशन,
वेयर एज शेक्सपियर का वीनस एंड एडोनिस आप एग्जाम्पल में दे सकते थे। उसके बाद शेक्सपियर के सोनेट्स को भी आप दे सकते थे। ऐसा नहीं है जो एचपीएससी के सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है आपको उन्हीं टेक्स्ट का एग्जाम्पल देना था। व्हाट्सोएवर केम इन योर माइंड देयर एंड देन, जहां पर हमारा आप उसको मेंशन कर सकते थे। कार्पेडियम की फिलॉसफी मेटाफिजिकल पर कह रही थी, करके जाना मेटाफिजिकल कंसीट से डन की पोएट्री कैटेगराइज करती है। अगला क्वेश्चन नेहा मैम ने कहा था, मेरा वीडियो जाकर के देखिए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फ्रॉम नॉवल एंड ड्रामा। कोलैबोरेटिव वीडियो आया था। नॉवल में मैंने हार्ड टाइम्स और प्राइड एंड प्रेजुडिस के विक्टोरियन आइडियल्स पर फोकस किया था, यस और नो, एंड दैट इज देयर इन द पेपर। पेपर स्टाइलिस्टिक पर भी उतना ही आया है जितना हमें थीमेटिक पर देखने को मिल रहा है। देखा सिर्फ कैनोनिकल टेक्स्ट है, द वेस्टलैंड है, सेकंड कमिंग है, डन, शेक्सपियर, ब्राउनिंग, सारे कैनोनिकल राइटर्स को ही टेकअप किया है। सिडनी के सोनेट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। डे वन से आई हैड बीन सेइंग दिस टू माय स्टूडेंट्स, जस्ट गो थ्रू देम। वर्ड्सवर्थ, कॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्होंने फोकस अपना ज्यादा आपने देखा है लास्ट 5 यूनिट्स पर रखा है, जहां पर इंग्लिश इन इंडिया, लिटरेरी थियरी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट सब्जेक्ट पूछा गया है लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। आई एम सो वेरी हैप्पी टू सी क्वेश्चन फ्रॉम दैट यूनिट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आया है नॉन फिक्शन प्रोज से, जिसमें गांधी के जो आइडियल्स थे, मंडेला के एंड एपीजे अब्दुल कलाम के जो फ्रीडम को लेकर के आइडियल्स थे, नेशनलिज्म को लेकर थे, रियलिज्म को लेकर के थे, ये ईच डिफरेंट स्टेजेस ऑफ नेशनलिज्म एंड रियलिज्म दिखाता है कि महात्मा गांधी का टाइम कुछ और था फ्रीडम फाइट का। मंडेला का यहाँ पर कॉज तो फ्रीडम का ही था, रीजन तो फ्रीडम का ही था, लेकिन यहाँ पर फ्रीडम, अफ्रीकन फ्रीडम की बात हो रही थी, रेसिज्म को एंड करने की बात हो रही थी। एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन की ओर चल रहे थे, तो वो ग्रोथ स्पर्ट हमारा दिखाता है। तो यहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे एमर्ज हो रही है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गांधी, मंडेला एंड एपीजे अब्दुल कलाम। अनदर वेरी 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 इजी क्वेश्चन, कोई जर्नल नॉलेज का भी स्टूडेंट होगा तो वो इसको अटेम्प्ट करके आएगा। अगला क्वेश्चन, लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग स्किल्स टेक्स्ट बेस्ड टास्क बेस्ड लैंग्वेज में कैसे इंक्लूड किए जाते हैं। मैंने अपनी डॉटर का एग्जांपल दिया था जब हमने लैंग्वेज का टेकअप किया था, तो आई टोल्ड यू दिस थिंग दैट लैंग्वेज हैज 4 मेजर कंपोनेंट्स, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। एंड हाउ, मैंने ऑरेल लैब का एग्जांपल दिया था। स्टूडेंट्स ऑरेल लैब में प्रोनाउंसिएशन सुनते हैं, फिर उस पे ऑडियो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, लाइब्रेरीज ओपन की गई हैं, बच्चे वहां पर पढ़ रहे हैं पेपा पिग की बुक, लेकिन दे आर रीडिंग द लेवल 1 बुक्स। लेवल 1 की बुक्स आती हैं, चिल्ड्रन उन्हें पढ़ते हैं, राइट इन द क्लास 1। सो रीडिंग एंड राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग हो रही है, एक्सप्रेसिव राइटिंग हो रही है, तो इसे टास्क बेस्ड समझा जा रहा है। दे आर गिवन स्पेसिफिक टास्क, दे हैव टू, टास्क बनाया जा रहा है, जो मैंने बताया था टास्क जिसको हम बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट इज आई थिंक कॉल एज टीपीआर टेक्निक। जब हम बोलते हैं कि जब आपको टास्क दिया जाता है कि आपको इस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है, तो आज के करिकुलम में दीज 4 थिंग्स आर क्लब्ड टुगेदर। एक फर्स्ट क्लास का स्टूडेंट भी क्या कर रहा है, दे आर रीडिंग द बुक ऑफ ग्रामर, ग्रामर के साथ उनको लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन कैसे हो रहा है, दे आर लिसनिंग द लैंग्वेज, दे आर गोइंग टू द लैंग्वेज लैब। if right in the very first class they are going to the language lab, they are listening, they are trying to speak in my, even my daughter says they listen to the audio question and answer, listen to the audio and answer the following question. So this is that मैंने oral lab, मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने बोर्ड पर राइट किया था कि छोटे बच्चों के लिए इस ऐप को यूज किया जा रहा है। उसके साथ कॉलेजेस में जो लैंग्वेज लैब्स बनाई जा रही है, प्रोनाउंसिएशन फोनिक्स के थ्रू कैसे पढ़ाया जा रहा है, लिस्टिंग ए आ एप्पल, बी बॉल, तो इस पर आंसर लिखा जा सकता था। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है, अगर आपने उस मेरे लैंग्वेज के मैराथन को गो थ्रू किया है, तो डेफिनेटली मैंने इस पर ये चीजें मेंशन करी थी, ईच एंड एवरी टॉपिक को टेकअप किया था। ये भी एक जर्नल नॉलेज, जर्नल एग्जाम्पल्स के साथ समझाया जा सकता था। अगला क्वेश्चन, इंडियन इंग्लिश, ये भी मैंने कराया था कि इंडियन इंग्लिश की कितनी वेराइटीज हैं, कितनी
जैसे बंगाल की इंग्लिश, हरियाणा की इंग्लिश, पंजाब की इंग्लिश, हर चीज में रीजनल लैंग्वेज का टच आ जाता है। हमारी हर इंग्लिश, यहाँ पर इंडियन इंग्लिश की भी अपनी अलग वेराइटीज हैं। हरियाणा में अलग टाइप की इंग्लिश बोली जाती है, और यहाँ पर इंडियन इंग्लिश एज अ डिस्टिंक्ट वेराइटी, इंडियन इंग्लिश भी एक डिस्टिंक्ट वेराइटी है। रीजनल लैंग्वेजेस, बंगाली में क्या कहा जाता है, रसगुल्ला, यहाँ पर रसगुल्ला, ये हिंदी लैंग्वेज का एग्जाम्पल हो गया। बट इंग्लिश में भी बहुत से ऐसे वेयर, बेयर, they speak the first two consonants in a different manner। तो यहाँ पर जो हमने रीजनल लैंग्वेजेस का इन्फ्लुएंस बताया था इंग्लिश लैंग्वेज पर, तो वो इंडियन इंग्लिश भी भाई एक स्टेटिक इंग्लिश नहीं है, इट्स अ मिक्स्ड वेराइटी। ये 2 क्वेश्चंस, 2 टॉपिक्स को हमने टेकअप कर रखा है अपने मैराथन में, और इसको वेल इन डिटेल एग्जाम्पल्स के साथ मैंने समझाया था। पेपर बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है तो आप कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट जोड़ करके आंसर को अटेम्प्ट कर सकते थे। अगला क्वेश्चन, हाउ डिड इंग्लिश फंक्शन एज बोथ टूल ऑफ कंट्रोल एंड रेसिस्टेंस ड्यूरिंग द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब यहाँ पर इंग्लिश इन इंडिया में अगर आप पढ़कर गए थे, जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए थे, जो वीडियोस मैंने प्रोवाइड किए थे, तो उसमें मैंने ये चीज मेंशन करी थी कि इंग्लिश इन इंडिया अपने आप में एक पैराडॉक्स है। How that is a paradox in itself, because we, first of all, English language controlled us, and now when we learned English language, we used it as a tool of resistance। राजा राम मोहन रॉय, मैं स्ट्रेस करती रही हूँ, जहाँ मैकॉले की बात आती है, मैकॉले का एग्जाम्पल यहाँ पर फिट होता है टूल ऑफ कंट्रोल में। राजा राम मोहन रॉय का यूज होता है रेसिस्टेंस में। ही अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ अ लैंग्वेज। ही हिमसेल्फ स्टार्टेड हिंदू Vedic schools, like Anglo-Vedic school, Anglo-Hindu schools, where English was taught, where modern subject. He thought that English can be used as a tool of resistance also, because once we will gain the national front, there will be no looking back। हम global front attain कर लेंगे। लव है हमें संस्कृत से भी है, हिंदी से भी है, but at the same time our English will give us a global identity of our own। तो एक colonial legacy भी है, और आज भी हमें ये एम्पावर करती है। तो मिक्स एंड मैच कर कर इस आंसर को बनाना था। अब नेहा मैम ने कहा था रेमंड विलियम्स पढ़ लेना, मैंने मेरे स्टूडेंट्स ने जब कल्चरल स्टडीज पर मुझसे क्वेश्चन किया, तो व्हाट आई सेड वाज, आई हैड बीन सेइंग दिस थिंग ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म आल्सो, कि सिर्फ रेमंड विलियम्स ही इंपॉर्टेंट हैं। रेमंड विलियम्स के साथ स्टुअर्ट हॉल, रेमंड विलियम्स, स्टुअर्ट हॉल, ईपी थॉमसन, रिचर्ड हॉगर्ट, ये 4 कल्चरल थियरिस्ट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फूको एंड अदर राइटर्स, अल्थ्यूजर, हेबरमास, ये सब दूसरे में आ जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है रेमंड विलियम्स की। मैंने कहा था अगर आज के 24 घंटे में से थोड़ा सा टाइम भी रेमंड विलियम्स को दे दोगे तो पेपर में देखने को मिलेगा। मैं कुछ एक्सपीरियंस से ही कह रही थी। आई माई सेल्फ बिलोंग टू हरियाणा एंड आई नो what things, what syllabus, what kind of syllabus is prescribed in universities and colleges of Haryana। मैं बोलती रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ कि जब हम पेपर सेट करते हैं तो हम पेपर सेटिंग में किस डायरेक्शन में जाते हैं। तो कल्चरल स्टडीज में मैंने रेमंड विलियम्स कहा था और वो हमें देखने को मिला है। रेमंड विलियम्स का जो कॉन्सेप्ट है, कल्चर इज ऑर्डिनरी, कल्चर इज लिव्ड, कल्चर इज एक्सपीरियंस्ड, ये सब उसमें मेंशन करना था। अब रेमंड विलियम्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कहा था कि रेमंड विलियम्स पर एक इन टोटो अलग क्वेश्चन बना करके रख लो, तो वो बनाया होगा तो ये आंसर अटेम्प्ट कर पाए होंगे, क्योंकि ही इज द माएस्ट्रो ऑफ कल्चरल स्टडीज। अगला भी लिटरेरी थियरी में मैंने टेकअप कर रखा है, न्यू हिस्टोरिसिज्म फ्रॉम ट्रेडिशनल हिस्टोरिसिज्म। ट्रेडिशनल हिस्टोरिसिज्म क्या होता है, हिस्ट्री इज अ कॉन्टेक्स्ट, हिस्ट्री इज टेकन एज अ सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजनल बैकग्राउंड, वेयर एज न्यू हिस्टोरिसिज्म, हिस्ट्री इज नॉट अ कॉन्टेक्स्ट, हिस्ट्री इज अ कोटेक्स्ट। हिस्ट्री एक कोटेक्स्ट है, उसको हम एक टेस्टिमनी की तरह पढ़ते हैं। बोला था या नहीं बोला था, उसमें स्टीफन ग्रीनब्लैट का एग्जाम्पल भी दिया था। रेनेसा सेल्फ फैशनिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा गया है। अगला क्वेश्चन मैंने बताया था, मैंने क्यों टेकअप किया था एरिस्टोटल, होरेस। अब ये जो हमारा लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, मैंने इसमें जब इंपॉर्टेंट मार्क्स कराए थे अपने स्टूडेंट्स को, तो मैंने बताया था आप एरिस्टोटल करके जाओ, होरेस में ज्यादा कुछ है नहीं,
पोएटिक्स पोएमा पोएटा ही है। और उसके बाद मॉडर्न क्रिटिक्स आर्नल्ड एलियट एंड रिचर्ड्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म में भी ग्रोथ स्पॉट देखा गया था। एज यू नो, पहले होता था डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म, पहले डिस्क्राइब किया जाता था, पहले चीजों को क्रिटिसाइज करने की बजाय ज्यादा मेथोडोलॉजीज बताई जाती थी। वेयर एज जब हम बात करते हैं मॉडर्न क्रिटिक्स की, तो वहां पर इंटरप्रिटेशन आ गई है, टेक्स्ट को इंटरप्रेट किया जाता है। द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स ऑफ ब्रुक्स का उठा करके देख लीजिए, आर्नल्ड का द स्टडी ऑफ पोएट्री उठाकर, यहाँ पर इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन एंड एनालाइजेशन ज्यादा आ जाता है। वेयर एज हॉरेस के टाइम पर एनालाइजेशन ज्यादा नहीं था, इवैल्यूएशन नहीं था, इट वाज जस्ट डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के साथ साथ इंटरप्रिटेशन, क्रिटिकल आई, क्रिटिकल इवैल्यूएशन किए जाने वाले थे, किए जाते थे। तो ये भी बहुत स्मार्टली लिखा जा सकता था, ज्यादा मुश्किल नहीं था ये क्वेश्चन भी। अगला, इवैल्यूएट द इन्फ्लुएंस ऑफ सोश्योर का स्ट्रक्चरलिज्म, साइंस सिग्निफायर सिग्निफाइड फुल स्टॉप, स्ट्रक्चर्स हैं, डीसेंटरिंग नहीं है, देयर इज अ कंप्लीट सेंटर दैट होल्ड्स ऑल द स्ट्रक्चर्स। यही सब तो टीएस एलियट ने कहा है कि इम्पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट उनका जो है कि एक ऑथर को इम्पर्सनल होना चाहिए, टेक्स्ट इज एवरीथिंग, सब कुछ टेक्स्ट में मिलना चाहिए, ऑथर को उससे इन्फ्लुएंस, ऑथर हैज रिटन द टेक्स्ट, द डीड इज डन। आई रिचर्ड्स का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, पोएटिक लैंग्वेज, कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्म, उनकी 800 वर्ड्स की ऑर्गन के साथ जो डिक्शनरी थी, सब कुछ इसमें मेंशन किया जा सकता था। अब आ जाइए, मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म से न्यू हिस्टोरिसिज्म और कल्चरल मटेरियलिज्म डिफरेंस कैसे हैं। कैसे, मार्क्सिस्ट थियरी बुर्जुआजी एंड प्रोलेटेरिएट के साथ एलियनेशन का कॉन्सेप्ट देखती है। भाई साहब, न्यू हिस्टोरिसिज्म लिटरेचर, मार्क्सिस्ट लिटरेरी थियरी एक वर्क में यूटिलिटेरियनिज्म देखती है, एक वर्क में वर्किंग क्लास और पुअर क्लास और रिच क्लास का रिलेशनशिप को एनालाइज करती है। चार्ल्स डिकेंस से समझाया जा सकता था। न्यू हिस्टोरिसिज्म टेस्टिमनी करती है, क्या करती है, हिस्ट्री को एक कोर टेक्स्ट की तरह लेती है, कंपेयर एंड कंट्रास्टिव स्टडी की जाती है। एलिजाबेथ के टाइम पे कॉलोनाइजेशन के रूल कैसे स्टार्ट हो रहे थे, शेक्सपियर में कहीं ना कहीं हमें रेसिज्म भी दिखता है, शेक्सपियर में कहीं ना कहीं हमें कॉलोनाइजेशन भी दिखता है। तो और हमें उसके साथ साथ जो है न्यू हिस्टोरिसिज्म, हिस्ट्री इज अ कोर टेक्स्ट एंड नॉट अ कोर टेक्स्ट। कल्चरल मटेरियलिज्म पावर कैसे कंट्रोल करती है हमारी हिस्टोरिकल थॉट को, हमारे टुडे प्रेजेंट थॉट को पावर कैसे कंट्रोल करती है, तो वो कल्चरल मटेरियलिज्म में आ जाता है। इसमें रेमंड विलियम्स का भी रोल था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बॉडी एंड जेंडर इन क्वियर थ्योरी यूजिंग एटलीस्ट वन इंटेलेक्चुअल वर्क। अब यहाँ पर इंटेलेक्चुअल वर्क पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैम इंटेलेक्चुअल वर्क में लिटरेचर का वर्क है या लिटरेरी थियरिस्ट का वर्क है। तो यहाँ पर आप दोनों में से कोई भी वर्क को मेंशन कर सकते हो। बॉडी और जेंडर का जो कॉन्सेप्ट है, आप यहाँ पर सेक्सुअल टेक्सुअल पॉलिटिक्स का भी एग्जाम्पल दे सकते थे, उसके साथ साथ जो और क्वियर थियरिस्ट हैं उनका एग्जाम्पल भी दे सकते थे, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल यहाँ पर मेंशन किया गया है और क्रिएटिव राइटर नहीं मेंशन किया गया है। वैसे तो ये गलत करेंगे नहीं आपका, बट इंटेलेक्चुअल दिया गया है, तो जूडिथ बटलर का आप टेक्स्ट उठा करके इसके अंदर डाल सकते थे। तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स, बॉडी और लैंग्वेज, बॉडी और जेंडर का कॉन्सेप्ट कैसे फ्रेम हो रहा है, या वैसे तो आप सिमोन दे बोवा भी डाल सकते हैं, क्योंकि one is not born, rather one becomes a woman। ये भी एक बॉडी एंड जेंडर, सेक्स एंड जेंडर के कॉन्सेप्चुअलाइज को कॉन्क्रीट बनाता है। तो सिमोन दे बोवा भी इसमें आ सकती थी, जूडिथ बटलर भी आ सकते थे। और स्टूडेंट्स, अगर आप एटवुड डाल करके आए हैं, ए रेवती डाल आए हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल मंटो के वर्क्स का एग्जाम्पल डालकर आए हैं, तो देर इज नथिंग टू बी वरी अबाउट, एज एटलीस्ट यू हैव टू मेंशन एंड डिस्क्राइब the difference and the growth spurt of body and gender in an intellectual work. Last question, how does the use of digital tools in research intersect with traditional methodologies? पहले के टाइम पर JSTOR नहीं था, MLA इंटरनेशनल लाइब्रेरी नहीं होती थी, तो people used to keep their head bowed down literally in the books, searching and searching for the material. Tradition, there was used to be constant writing and rewriting of the papers. अब तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, कंप्यूटर लेते हैं, लैपटॉप लेते हैं, you type your thesis, get it checked, get the plagiarism checked and the deed is done. Whereas पहले ऐसा नहीं होता था। तो आज का टर्म जो है वो कंप्लीटली डिजिटाइज हो चुका है। MLA, हमारे पास स्टाइल गाइड आ चुकी है, स्टाइल गाइड का भी आना इतना लेटेस्ट नहीं है, लेकिन जितना आना JSTOR का है
मैंने स्काईफाई का भी यहाँ पर एग्जाम्पल दिया था, तो इस टॉपिक को भी हम अपनी वीडियोस में टेकअप कर चुके हैं। तो ओवरऑल व्हाट आई वुड लाइक टू से इज द पेपर वाज इजी टू मॉडरेट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट मैं मानती हूँ लेंदी था, क्योंकि अपने थॉट को स्विच करना फ्रॉम डन टू शेक्सपियर टू ब्राउनिंग, आप एज टू एज शिफ्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट रहा होगा। बट स्टूडेंट्स ने अगर मेरी वीडियोस को फॉलो किया है, तो मैं लास्ट 5 यूनिट्स पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस करती रही हूँ, कर लो रख दो, कर लो रख दो, मैं कहती रही हूँ प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि नॉवल एंड ड्रामा में इन्होंने कैनोनिकल्स को ही उठाया है, माइनर राइटर्स को टेकअप नहीं किया है। स्टाइल मैंने कहा था, किचन सिंह ड्रामा कहा था, एब्सर्ड कहा था, ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा था, तो वो सब कुछ पेपर में देखने को मिला है। अगर आपने मेरी वीडियोस को अभी लास्ट 15 या 25 डेज से व्यू करना स्टार्ट किया है, तो जी आपके आगे है मेरा एक्सपीरियंस, आपके आगे है कि जो नेहा मैम ने पढ़ाया था वो सब पेपर में देखने को मिला है। कोई जरूरत नहीं लगी हमें सिडनी को पढ़ने की, कोई जरूरत नहीं लगी हमें और भी बहुत सारे नॉवेल्स को पढ़ने की। जो एक स्टडी मैंने टेकअप करी वो हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में ही थी। मैंने जो अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी उठाए वो भी मैंने हरियाणा की यूनिवर्सिटीज में से और एचपीएससी के पीवाईक्यूज ही उठाए। अब कांदा पूरा नहीं आया तो हम क्या करें, लेकिन बहुत सारा सिलेबस वही ही आया जो हमने आप लोगों को कराया था। विद दैट आई कंग्रेचुलेट ईच वन ऑफ यू। थोड़ी सी फ्रीडम के लिए जो आज आपको मिली है, रेस्ट कीजिए, सिट बैक, रिलैक्स, अच्छी नींद लीजिए, जो होगा वो देखा जाएगा। जितना हम बेस्ट कर सकते थे हमने किया है, स्ट्रेस अभी भी नहीं लेना है। और मैंने ये पहले भी अनाउंस कर दिया है दैट आई एम कमिंग वंस अगेन स्टार्टिंग माय सीरीज फॉर एनटीए नेट एंड फॉर यूपीएलटी ग्रेड एंड जीआईसी, जो इंटर कॉलेज एग्जाम होने वाला है यूपी का, उसके सिलेबाई को, ग्रामर को, लिटरेचर को हम टेकअप करेंगे और नई जर्नी को स्टार्ट करेंगे। कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, आई विल बी रेडिली अवेलेबल फॉर यू पीपल। हम अपने यहाँ एमएलए की स्टाइल गाइड की भी लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। रिसर्च के एरिया में अगर आप हेल्प चाहते हैं फ्रॉम टॉपिक सिलेक्शन टू योर रिसर्च पेपर अपना जो आप रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं, उसमें भी अगर आप कोई गाइडेंस चाहते हैं तो हमारे गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम फुल फ्लेज्ड एमएलए की गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, स्टाइल गाइड को पढ़ाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ये हमारा एक ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैकलॉग चलता रहता है। और अब यूट्यूब पर चलेगा यूपीएलडी ग्रेड एंड एनटीए नेट। विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, टू द एंड ऑफ द जर्नी. This is Dr. Neha signing off.